सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस। और मेरा नाम है शिवम दुबे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जितने भी कंटेंट हैं एसएसटी से संबंधित, चाहे वो नोट्स हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे एमसीक्यूज हो, उन सभी को आप प्राप्त करने वाले हैं। और उस कड़ी में सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। यानी पार्ट 1 हमने 9th में पढ़ा था, पार्ट 2 हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं, उसकी जर्नी को। अगर बात करें इस चैप्टर की यानी पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग हमारा क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी हम अपनी प्लानिंग बना लेते हैं कि हम कैसे हर दिन जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, एसएसटी के सभी पार्ट को देखने वाले हैं। बात करें अगर एसएसटी की, तो एसएसटी में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी सिविक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी चैप्टर्स है, चाहे पावर शेयरिंग हो, चाहे फेडरलिज्म हो, चाहे जेंडर, रीजन एंड कास्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो। और ये आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स की जर्नी का आखिरी चैप्टर है। यानी कि सभी चैप्टर्स को हम लोग जो है डिटेल वे में डिस्क्राइब करने वाले हैं विथ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर। और साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूएस हैं, जितने भी एमआईक्यूएस हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें पावर शेयरिंग की, तो नाम से स्पष्ट है पावर की शेयरिंग। यानी ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इजी भी है ये चैप्टर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सीधे अगर बात करें पावर शेयरिंग के कंटेंट की, जो कि इस चैप्टर में हमको देखने वाले हैं, जिनको हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, तो ओवरऑल लगभग 5 से 6 हेडिंग आपको पढ़नी है और 7 पेजेस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वही पूरे टॉपिक्स, वही पूरे चैप्टर्स, वही पूरे कंटेंट से ही पूरा हमारा ये पूरा चैप्टर क्या करने वाला है, घूमने वाला है, समझने वाला है। यानी कि पावर शेयरिंग में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें ओवरव्यू को हम लोग देखेंगे, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ 2 देशों की केस स्टडी, जिसमें कि बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों की केस स्टडी को हम लोग जानेंगे। इसके बाद पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। और दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म, सिविक्स क्लास 10th का, वो भी इसी पॉइंट से पैदा होने वाला है। तो ये रहे हमारे कंप्लीट कंटेंट। और फाइनली हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरे जितने भी पॉइंट्स, जितने भी हमारा रेंज एंड क्राइटेरिया है इस चैप्टर से संबंधित, वो आप समझ चुके होंगे। बात करें अगर एनसीईआरटी पेजेस की, तो कुछ इतने 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 पेजेस से घिरा हुआ ये पूरा चैप्टर है। और इन्हीं चैप्टर से संबंधित जितने भी कंटेंट है उनको निचोड़कर ये नोट्स तैयार किया गया है। और इस नोट्स को आप जो है आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस नोट्स को स्टडी करके, एनसीईआरटी की बुक को स्टडी करके अपनी पूरी एक तैयारी को आप क्रमागत तरीके से कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करें। अगर बात पावर शेयरिंग की हो तो क्या पहले पॉइंट में हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, शेयरिंग। क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यानी कि शेयरिंग की बातें इसमें की जा रही है। सबसे पहला अगर बात करें ओवरव्यू की, किसकी बात करें, ओवरव्यू की बात करें कि पूरे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि विथ दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। जिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी को हमने पिछले साल स्टार्ट किया था, उसको हम लोग रिज्यूम करने वाले, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने जानते भी हैं और हमने देखा भी है कि डेमोक्रेसी में जो ऑल पावर्स होती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पूरी पावर होती है, कभी भी किसी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में कंसोलिडेट नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो डिवाइडेड होती है। सो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन फॉर अवर डेमोक्रेसी। और ये कहा जा रहा है कि जो पावर शेयरिंग कैसे बड़े ही इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में, अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में बड़े ही समझदारी के साथ पावर की क्या की गई है, शेयरिंग शेयरिंग जो है किया गया है। और ये कहीं ना कहीं डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जरूरी भी है। सो इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्डेड। पावर शेयरिंग के आइडिया को हम फॉरवर्ड करेंगे। वी स्टार्टेड विद द 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे 2 व्यक्तियों, 2 केस स्टडी के माध्यम से। और ये दोनों केस स्टडी किसकी हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की। यानी 2 देशों की केस स्टडी को पढ़ के, 2 देशों के सभी एस्पेक्ट को देखकर हम इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए
पूरी पृष्ठभूमि बन रही है। कैसे चैप्टर में क्या है, पीछे हमने क्या पढ़ा था, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुरुआत कैसे होगी, वो सभी बातें इसमें कही जा रही हैं। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ द डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। इन दोनों स्टोरीज में ये चीजें बताई गई। किस स्टोरी में? एक देश बेल्जियम और एक देश श्रीलंका, इन दोनों की कहानियों में इस बात को बताया गया है, इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग, कि डेमोक्रेसी कैसे अपने यहाँ की डिमांड, किसकी डिमांड, पावर शेयरिंग की डिमांड को हैंडल करती है। और अगर सही से हैंडल करती है देन क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, अगर सही से हैंडल नहीं करती है देन क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होता है। एंड द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए एक चीज को स्पष्ट कर देती है, कंक्लूजन पे ला देती है कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। एंड दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और हम लोग पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स को भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये रहा इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू। क्या रहा? कंप्लीट ओवरव्यू। इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हम समझ चुके हैं कि हमारा चैप्टर दो देशों की केस स्टडी के माध्यम से स्टार्ट होने वाला है, और ये दोनों देश हैं बेल्जियम और श्रीलंका। जैसे डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पावर क्या होती है, पावर शेयरिंग क्या होती है, और इसमें दो देशों की केस स्टडी जिसको बेल्जियम और श्रीलंका नाम से हम लोग जानते हैं। बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट का यूरोप कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करने वाला एक देश है, वहीं पर श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करने वाला देश है। एंड फाइनली लास्ट में हम समझेंगे कि वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। तो इस तरीके से हमने ओवरव्यू देख लिया। 3 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, इन तीनों प्रश्नों को आप देखेंगे और इन तीनों प्रश्नों को देखकर आप अपने मन से जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। करना कुछ नहीं है, ये इसलिए क्वेश्चन है कि इन प्रश्नों के उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब अगले वाले कंटेंट को पढ़े रहेंगे, और कुछ लोग पढ़े हों तो उसको आंसर आ भी गया होगा, वो अपना आंसर कर भी लिए होंगे। सो विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम कौन है? वलोनिया, ब्रसेल्स, रशिया, पेरिस। इसके आंसर आपको अगले कंटेंट पढ़ने पर मिलते हैं। आपके विच लैंग्वेज इज यूज्ड इज स्पोकन बाय 80% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसेल्स, यानी ब्रसेल्स के 80% पॉपुलेशन किस भाषा को बोलती है? ये चारों ऑप्शन में आपको समझना पड़ेगा कौन से ऑप्शन सही है, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम तभी देने में कैपेबल हो सकते हैं जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। तो एमसीक्यू तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के पहले थोड़ा सा हमने 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम होने वाले हैं, और पढ़ने के बाद हम किन किन प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। सो जैसा कि ओवरव्यू में कहा गया, जैसा कि कहा गया कि हम इन दोनों देशों के बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी के साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मैप आप देख पा रहे होंगे, ये बेल्जियम का है और ये आपका मैप श्रीलंका का है, और इन्हीं दोनों ये यहाँ कहने के लिए दोनों अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, दोनों अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में स्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो रेज होने वाली डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग है उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, ये एक बड़ा एस्पेक्ट बन जाता है। तो बेल्जियम अपने यहाँ किस प्रकार से पावर शेयरिंग को हैंडल करता है, श्रीलंका अपने यहाँ कैसे पावर शेयरिंग को हैंडल करता है, और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। यानी कि हम देखेंगे एक शब्द आएगा एथनिक कंपोजिशन। क्या आएगा? एथनिक कंपोजिशन। कहाँ का? बेल्जियम का। और फिर एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। यानी दोनों देशों के एथनिसिटी को हम लोग देखने वाले हैं। अब मन में एक प्रश्न आया, एथनिक क्या होता है? एथनिक क्या होता है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। सो आप स्टार्ट कर देते हैं सीधे और सीधे आप अपने चैप्टर को, और चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बेल्जियम और श्रीलंका। पहली रीडिंग आप एनसीईआरटी बुक में जब देखेंगे तो बेल्जियम और श्रीलंका ही आपको देखने को मिलता है, और यहीं से आपका चैप्टर क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बेल्जियम की केस स्टडी को हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं। बेल्जियम के बारे में अगर बात करें, बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम एक ऐसा देश है, अगर आप मैप को देखें, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये भारत एक सुंदर देश जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये आपका फ्रांस, आप यूरोप कॉन्टिनेंट में जब देखेंगे यहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे फ्रांस है, और यही जस्ट आपका क्या है? बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। यहीं पे आपका बेल्जियम है, यहीं पर आपका जो है क्या है? बेल्जियम है। तो ये बेल्जियम जो है
एक देश है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग किस कॉन्टिनेंट में हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो बेल्जियम कहाँ पर है, ठीक फ्रांस के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं। तो बेल्जियम के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं कि बेल्जियम क्या है, फिर देखेंगे श्रीलंका क्या है। यानी बेल्जियम और श्रीलंका दोनों छोटे छोटे देश हैं, दोनों क्या हैं, छोटे छोटे देश हैं। और छोटे देशों में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, चूंकि पढ़ना तो बड़े देशों का चाहिए, लेकिन छोटे देशों का इसलिए पढ़ा रहा है कि अगर एक छोटे देश में भी पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से न हो, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट होगा क्या, एक बड़ा मैटर बन जाएगा। यानी कि हम छोटे देशों, देखिए अगर आप श्रीलंका की बात करें तो देखिए भारत के ठीक नीचे छोटा सा श्रीलंका है और ये छोटा सा बेल्जियम है। इन दोनों की बात की जाए तो अगर कंपेयर किया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड से तो बहुत छोटा है। फिर भी हम इन्हीं का इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर छोटे देश में भी अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सही से ना हो तो रिजल्ट क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करें बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम एक क्या है, देश है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि एरिया के मामले में हरियाणा, जो कि भारत का एक राज्य है, उससे भी क्या है, छोटा है। एंड ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है किससे किससे, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। ये कभी कभी एमसीक्यू यहाँ से बन जाते हैं कि बेल्जियम जो है बॉर्डर किन किन देशों से शेयर करता है। तो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन सभी से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला देश है। एरिया के मामले में हरियाणा से छोटा है, पॉपुलेशन के मामले में हरियाणा से आधा है। तो ऐसा कुछ नक्शा हमें देखने को मिलता है बेल्जियम का। किसका देखने को मिलता है, बेल्जियम का देखने को मिल जाता है। यानी कि एक बार फिर से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं, समझते हैं कि ये पूरा बेल्जियम है। ये क्या है, पूरा बेल्जियम। बेल्जियम की जो आबादी है लगभग 1 करोड़ है। कितनी करोड़ है, 1 करोड़। कितनी है, 1 करोड़। और इसका जो एरिया है हरियाणा के एज कम्पेयर विथ हरियाणा आधी, हरियाणा कंपेरिजन में इसकी जो है पॉपुलेशन आधी है। और एरिया की मामले में अगर बात की जाए तो एरिया के मामले में भी हरियाणा छोटा है इन दोनों मामले में। और ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है, किसे शेयर करता है, आपका ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस से, फिर नीदरलैंड से, लग्जमबर्ग से और जर्मनी। यहाँ पे आपका जर्मनी है। तो लगभग 4 देशों के साथ ये अपने बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है। ये तो हो गया बेल्जियम के बारे में, थोड़ा सा उसके अगल बगल के माहौल के बारे में। तो इसकी आबादी क्या है, इसकी जनसंख्या क्या है, इसकी बॉर्डर किन किन देशों से शेयर करता है, इन सब चीज़ों को हम लोग जान लिए। यहाँ पे एक वर्ड आएगा एथनिक। क्या आएगा, एथनिक आएगा। एथनिक मतलब क्या होता है, एथनिक एक शब्द है जिसका मतलब होता है संजाति है या एक जैसा, कुछ ऐसा जो एक जैसा हो। क्या हो, एक जैसा हो। अब वो कैसा, जैसे अगर हम बात करें आप अपने जैसे कि आप किसी विदेश में जाएं, फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वहां पे आप अपने देश का कोई किसी भी देश से किसी कोने से अगर किसी एक व्यक्ति को अगर पा जाते हैं तो उससे मिलकर आपको लगता है कोई अपना है। क्या है, कोई अपना है। तो उससे आपका एथनिसिटी अपने आप जुड़ जाती है। वहीं अपने देश में आप रहते हैं और किसी अदर राज्य में रहते हैं और उस राज्य में अगर आपके राज्य का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उस व्यक्ति को लगता है, तब आपको लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, आपका अपना है, यानी आपके जैसा है। एथनिसिटी उसकी क्या है, सेम है। सेम उसी तरीके से एथनिसिटी की बात करें तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। लिखा है अ सोशल डिवीजन, और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक सोशल डिवीजन जो बेस्ड ऑन क्या हो, कल्चर हो, यानी कल्चर के आधार पे। देखो एक ऐसा सोशल डिवीजन जो किस पे आधारित हो, कल्चर पर आधारित हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, एथनिक। और इसमें क्या पीपल जो है बिलोंग कर सकते हैं टू द सेम एथनिक ग्रुप, जैसे कि उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज, कुछ भी कॉमन डिसेंट उनका देखने को मिल जाए, चाहे वो फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल सिस्टम हो, कल्चर सिस्टम हो, या लैंग्वेज रिलेटेड हो, रिलीजन हो, किसी भी आधार पे अगर किसी भी कम्युनिटी में कोई समानता मिलती है तो उनको एथनिसिटी, उनकी जो है एथनिक ग्रुप कहा जाता है। जैसे मान लो एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, किसी भी प्रकार से अगर कल्चर को शेयर करके
जो ग्रुपिंग होती है, जब एकता का अभाव, एकता का एक जैसे का अभाव होता है, क्या बोल सकते हैं, एकता या फिर एक जैसे होने का भाव पैदा होता है, तो उसी को एथनिक बोलते हैं। जैसे चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे एक जैसे लोग हों, चाहे धर्म के आधार पे एक जैसे लोग हों, चाहे जाति के आधार पे एक जैसे लोग हों, चाहे किसी भी फिजिकल फीचर या किसी भी प्रकार से शेयर्ड कल्चर के आधार पे उनके अंदर एक जैसे होने का भाव पैदा होता है, तो उसी चीज को हम लोग एथनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथनिक बोलते हैं। और इसी पूरी व्यवस्था को हम लोग एथनिसिटी भी कहा जाता है। तो बेल्जियम की अगर बात करें, बेल्जियम की, तो थोड़ा सा 2 पॉइंट और समझते हैं बेल्जियम के बारे में। तो ये बेल्जियम का जो पीला वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोनिया रीजन। क्या बोलते हैं? वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन। ये आपका जो नीला कलर का दिख रहा है, ये आपका जर्मन रीजन है, यानी यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। फ्लेमिश रीजन की अगर बात करें तो ये लगभग यहाँ पे 59% लोग, यानी कि 59% लोग किस रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में, और बोलते हैं डच लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? अब डच लैंग्वेज। वहीं पे बात करें वेलोनिया रीजन की, तो यहाँ पे 40% लोग रहते हैं और बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज को? फ्रेंच लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को? फ्रेंच लैंग्वेज को। और बाकी 59 + 40 99 हो गया। बाकी बचे 1% लोग जो हैं जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। कौन से हैं? जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो कुछ ऐसा एथनिसिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? बेल्जियम है। बेल्जियम को 2 क्षेत्रों में, स्पेशली 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। एक फ्लेमिश रीजन, एक फ्लेमिश रीजन, और एक आपका वेलोन रीजन, जिसको हम लोग वेलोनिया रीजन भी बोलते हैं। फ्लेमिश यानी कि यहाँ पे 59% लोग एग्जिस्ट करते हैं और बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज को? डच लैंग्वेज को। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। और 1% लोग जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन बेल्जियम में देखने को मिल जाती है। वहीं पे ये जो कलर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल सिटी है। क्या है? कैपिटल सिटी, जिसको हम लोग ब्रुसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रुसेल्स बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स में भी हम लोग देखेंगे तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से एथनिसिटी हमें देखने को मिल जाती है बेल्जियम की। क्या? किसकी? बेल्जियम की। तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम में क्या क्या कंडीशन है। तो बात करें बेल्जियम की, तो कंट्री के जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं किस क्षेत्र में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। किस रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। और किस भाषा को आप प्रयोग करते हैं? तो डच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, डच भाषा को बोलते हैं। वहीं पे 40% लोग रहते हैं कहाँ पर? वेलोन रीजन में, वेलोनिया रीजन में। और कौन सी भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को। बाकी बचे 1% लोग, कितने परसेंट? 1% लोग जो है कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज को। यानी कि जो बेल्जियम की जो एथनिसिटी है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि कौन सा? लैंग्वेज के आधार पे शेयर्ड कल्चर। इनका जो कल्चर है वो लैंग्वेज के आधार पे अपने कल्चर को शेयर करके एथनिक ग्रुप बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटीज है लैंग्वेज के आधार पे, कोई डच बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। अब अलग अलग भाषाएं क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं मैप में कि आपका जो बेल्जियम है ये कई देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। जैसे ऊपर नीदरलैंड है, नीदरलैंड में डच भाषा बोली जाती है, तो उसका प्रभाव है। नीचे आप आ जाएंगे तो फ्रांस है, जस्ट हमने मैप में देखा भी था। जैसे इस मैप में देखेंगे तो नीचे आपका फ्रांस दिख रहा है, तो यानी कि इस वेलोनिया रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज का प्रभाव है। इधर आपका जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज का प्रभाव है। नीचे लग्जमबर्ग है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से उस देश में डाइवर्सिटी लैंग्वेज के आधार पर जो है उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी हो जाता है कि अलग अलग देश इसके बॉर्डर पे हैं। जैसे कि जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, फ्रांस है। तो इसलिए ये तरीके से आपका जो है एथनिक कंपोजिशन वहाँ पे बेल्जियम में देखने को मिल जाता है। हमने देख लिया 59% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, 1% लोग जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। वहीं पर कैपिटल सिटी की अगर बात किया जाए तो कैपिटल सिटी यहाँ पे ब्रसेल्स की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे 80% लोग यानी बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज को? फ्रेंच को। जबकि 20% लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं? डच लैंग्वेज को। तो कुछ इस तरीके से हमने एथनिक ग्रुप देख लिया, एथनिक कंपोजिशन देख लिया। कहाँ का? बेल्जियम का। बेल्जियम में हमने देखा कि 59% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं और 40% लोग आपके फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, 1% लोग जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं।
कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर बात करें तो 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। क्या इस फिगर से समझ में आ रहा है? तो इस फिगर से हमको ये समझ में आ रहा है कि देश में कौन ज्यादा दिख रहा था, किस भाषा वाले, डच वाले, लेकिन कैपिटल सिटी में डच वाले क्या हैं, कम है। वहीं पे देश में ये फ्रेंच वाले क्या थे, कम थे, लेकिन कैपिटल सिटी में क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो कंट्राडिक्शन, कहीं ना कहीं हमें कंट्राडिक्शन यहां से देखने को मिल जाता है। तो इसकी क्या कंडीशन होगी, यानी कि अब किस प्रकार से पावर की शेयरिंग होगी। अगर आप मेजोरिटी के आधार पर करना चाहते हैं, मतलब जो देश में जाता है उसकी बात सुन लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजधानी में जाते हैं, कैपिटल सिटी में जाता है, तो उनको आप नेग्लेक्ट करेंगे तो कैसे पावर को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बेल्जियम में हमें देखने को मिल जाती है। कोई देश में ज़्यादा है तो राजधानी में कम है, राजधानी में कोई ज़्यादा है तो देश में कम है, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। सो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। कहा जा रहा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो रिलेटिवली जो कि कम है और वो क्या है, रिच एंड पावरफुल है। एंड दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। भाई फ्रेंच क्या है, कम है, रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, किसके, फ्रेंच डच वालों की। तो इसकी वजह से उनको जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जितनी भी हर चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मिल पा रही है क्योंकि वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, जिसकी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, इनके बीच में क्या देखने को मिल जाता है, रिजेंटमेंट, यानी कि असंतोष की स्थिति पैदा होना शुरू हो जाती है। तो वही लिख रहा है कि दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। So the tension between the two communities was more acute in Brussels। और टेंशन की बात करें, तनाव की बात करें तो ब्रसेल्स में भी एक्यूट है, बहुत मतलब नॉर्मल चीजें हैं, लगातार उनके बीच में टेंशन क्रिएट हुआ है, बना हुआ है। एंड ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। हम जानते हैं कि जो देश में क्या है, मेजोरिटी में है डच स्पीकिंग, वही कैपिटल सिटी में क्या है, माइनॉरिटी में है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, कहाँ पर, बेल्जियम में ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, हमने देख लिया, और इसकी वजह से टेंशन भी क्रिएट है। क्या है, दोनों कम्युनिटी के बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में क्या है, टेंशन क्रिएट है। ये चीज़ें हमने देख लिया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रेंच स्पीकिंग हो, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में 50 से 60 के 1950 से 1960 के बीच में लगातार जो है टेंशन क्रिएट बना हुआ है, टेंशन चल रहा है, दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स में भी वही बात देखने को मिल जाती है। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, डच स्पीकिंग क्या है, जो ज़्यादा है वो देश में क्या है, कम है। तो कुछ इस तरीके से एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का हमें देखने को मिल जाता है। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करें तो बेल्जियम एक देश है जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो एग्जिस्ट करता है यूरोप में। और इसकी आबादी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो उन दोनों मामलों में आपका जो है क्या बोल सकते हैं, चाहे एरिया का मामला हो चाहे आबादी का मामला हो, दोनों मामलों में भारत के एक राज्य हरियाणा से भी छोटे हैं। ये अपने 4 देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इन देशों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। वहीं पे बेल्जियम की एथनिसिटी की बात करें तो एथनिक मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, यानी लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे एथनिसिटी देखने को मिल जाती है। और इसकी वजह से हमने देखा कि फ्रांस को अगर बांटा जाए तो फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन में हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें कि टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। वहीं पे टोटल पॉपुलेशन का 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। बाकी रिमेनिंग 1% लोग जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। बाकी इसकी कंट्राडिक्शन में अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की, तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में 80% लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज को, 20% लोग डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो देश में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में, ये चीजें। अब इसकी वजह से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टसल भी क्रिएट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या है, देश में कम है लेकिन रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, जिसकी वजह से जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट हैं उनको ही मिल पा रहे हैं, इनको नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसको लेके 1950 से 1960 के बीच में दोनों कम्युनिटी के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बनी जा रही है, और ये तनाव हमें ब्रसेल्स में भी लगातार देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो ज़्यादा देश में है
तो देश में हावी होने का प्रयास करेगा, तो जो दादा कैपिटल में, तो कैपिटल में हावी होने का प्रयास करेगा। तो इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या टसल क्रिएट है अकॉर्डिंग टू किस बात को लेके, पावर शेयरिंग को लेके। किसको लेके? पावर शेयरिंग को लेके। अब ये तो हमने देख लिया बेल्जियम की कहानी। अब हम लोग कहानी देखेंगे श्रीलंका की। किसकी देखेंगे? श्रीलंका की देखेंगे। श्रीलंका की कहानी को देखते हैं कि श्रीलंका कंडीशन क्या थी। अगर बात करें श्रीलंका की, तो ये मैप आप देख पा रहे होंगे श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है। आइसलैंड नेशन, आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, हम जानते हैं। अगर इंडियन मैप को देखेंगे तो यहाँ पे आपका श्रीलंका देखने को मिलता है। यहाँ पे पाक स्टेट, जिसको गल्फ ऑफ मन्नार भी हम कहते हैं, ये इन दोनों देशों को क्या करती है? अलग करती है। गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको पाक स्टेट भी हम बोल सकते हैं। तो ये आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि जस्ट अ फ्यू किलोमीटर किससे? सदर्न कास्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के सदर्न कास्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये हम लोग जानते हैं। एथनिक कंपोजिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका? श्रीलंका का। एंड इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और ये लगभग इनकी आबादी की बात करें तो हरियाणा इतना है, लगभग 2 करोड़, यानी कि ये भी छोटा सा ही देश है। ये बातें कही जा रही हैं। एंड लाइक अदर नेशन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अदर नेशंस की तरह यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। एंड द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। अब आ गए हम लोग, जिसे बेल्जियम में हमने देखा था वैसे हम श्रीलंका में भी देखने वाले हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका आपका जो एक आइलैंड नेशन है, जिसमें कि जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कास्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु हम जानते हैं, वहाँ से धनुषकोडी, वहाँ से जो भारत की अंतिम सड़क है, वहाँ से कुछ ही दूरी पे आपका क्या है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम सदर्न कास्ट ऑफ तमिलनाडु श्रीलंका एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग जान गए। अब वहाँ से इसकी बात शुरू होती है एथनिसिटी की। साउथ एशिया की तरह जो मतलब जितने भी विश्व में देश हैं, सभी में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। उसी तरह श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी कैसे है? यहाँ पे इस चीज को लेके यहाँ पे देखते हैं कैसी डाइवर्सिटी है। तो द मेजर सोशल ग्रुप द सिन्हाला स्पीकर, यहाँ पे भी लैंग्वेज को लेके ही बातें चल रही हैं। तो एक भाषा है सिन्हाली भाषा है। तो जो सिन्हाली भाषा को बोलते हैं, सिन्हाली भाषा, उसको सिन्हाला स्पीकर्स कहा जाता है। वो 74% है। कितने परसेंट है? 74% है। और एक तमिल स्पीकर है जो 18% है। कितने परसेंट है? 18%। तो दो प्रकार के मेजर ग्रुप वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। एक सिन्हाला स्पीकर्स हैं और एक तमिल स्पीकर है। सिन्हाला स्पीकर्स कितने परसेंट हैं? 74%। कितने परसेंट? 74% जो स्पीकर्स हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो लोग हैं सिन्हाला स्पीकर्स हैं। और 18% लोग जो हैं कौन से स्पीकर्स हैं? तमिल स्पीकर, यानी तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। और उस तमिल स्पीकर की अगर बात करें, देखिए एथनिक कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए लगातार कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे हमने उसका देखा वैसे हम लोग इसका भी देख रहे हैं। अब इस 18% में भी 2 सब ग्रुप हैं। कितने हैं? 2 सब ग्रुप हैं। यानी कि इस 18% जो तमिल स्पीकर्स है, इसमें भी 2 सब ग्रुप हैं, एक 13% और एक 5%। अब ये 13% कौन है? जो श्रीलंकन नेटिव्स हैं। क्या है? श्रीलंकन नेटिव्स हैं, जो श्रीलंका के ही हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के ही हैं। यानी कि तमिल नेटिव, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, कितने परसेंट? 13%। और जो बचे यानी 5%, वो 5% जो हैं जिनकी फोर फादर कैम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन कहाँ पे? श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। एक बार फिर से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। तो श्रीलंका जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत का एक पड़ोसी देश है, जहाँ पे 74% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज को। 18% लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज को। इसमें भी 2 सब ग्रुप हैं तमिल स्पीकर में, एक 13% और एक 5%। जो 13% हैं श्रीलंकन तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल हैं, यानी कि जो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं, श्रीलंका के ही नागरिक हैं। और 5% कौन है? इंडियन तमिल है। कौन है? इंडियन तमिल है। अब ये इंडियन तमिल का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भारत देश गुलाम था तो श्रीलंका भी गुलाम था। 1948 में ये भी इंडिपेंडेंट होता है। और बात किया जाए अगर इसकी, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में एग्जिस्ट करती थी तो प्लांटेशन वर्क वो श्रीलंका में भी कराती थी। वो भी जो इसका कॉलोनाइज था, वो भी कॉलोनाइज था। वहाँ पे काम कराने के लिए इंडिया से अब कहाँ से लेके जाएंगे? तो जो नज़दीक जो किनारा मिलेगा, यानी तमिलनाडु से लोगों को ले जाके वहाँ पे काम कराया जाता था। और जब जो व्यक्ति वहाँ चला गया, ले जाकर वहाँ छोड़ देते थे, वहीं से काम, उनकी पीढ़ियाँ वहीं रह गई। यानी जिनके फोर फादर कैम फ्रॉम इंडिया,
ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के समय में जिनके फोर फादर, जिनके पूर्वज ले जाए गए थे और उनसे वहाँ पे काम करवाया गया था, फिर वो वहीं रह गए, तो वो थे 5%। कितने परसेंट? 5%। और वो कहलाए इंडियन तमिल। और एक तमिल और है जो श्रीलंकन तमिल है, जो श्रीलंका के ही मुख्य रूप से निवासी हैं, वहाँ के ही नागरिक हैं, उनको बोला गया श्रीलंकन तमिल। और इनकी आबादी कितनी है? 13%। तो ओवरऑल 74% जो लोग हैं सिन्हाला स्पीकर्स हैं, सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। सिन्हाला क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? सिन्हाला लैंग्वेज है। तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले 74% हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले 18% हैं। और उस 18% में भी 13% कौन है? श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं। और 5% कौन है? इंडियन तमिल्स हैं, जिनके फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब भारत और श्रीलंका दोनों गुलाम था अंग्रेजों का, उस पीरियड में जो लोग भारत से ले आकर श्रीलंका में काम कराए जाते थे, प्लांटेशन वर्क कराए जाते थे, और वो वहीं फिर रह गए, तो वो कराए इंडियन तमिल। क्या करा है? इंडियन तमिल। तो कुछ इस तरीके से एथनिसिटी हमें देखने को मिल जा रही है। एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का, कहाँ का? श्रीलंका का हमें एथनिक कंपोजिशन देखने को मिल जाता है। श्रीलंकन तमिल की बात करें तो कंसंट्रेटेड थे कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, ये आपको मैप में ये दिख रहा है, ये मैप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिन्हाला है। जो ये पीला वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है? सिन्हाला, मतलब सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग कंसंट्रेटेड है इस क्षेत्र में, जहाँ जहाँ पीला दिख रहा है। ये श्रीलंकन तमिल, यानी कि श्रीलंकन तमिल आपको कहाँ दिख रहा है? ये जो चीज़ें दिख रही, ये जो कौन है? श्रीलंकन तमिल है। ये कौन है? श्रीलंकन तमिल 13%। और ये जो कौन है? जो ये इस कलर के, ये जो है, ये है इंडियन तमिल। क्या है? इंडियन तमिल्स हैं। तो वही बात कही जा रही है कि जो श्रीलंकन तमिल थे वो कंसंट्रेटेड थे नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी श्रीलंका के अकॉर्डिंग टू मैप अगर देखा जाए तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड थे, वहीं पर ये अधिकतर पाए जाते थे, वो वहीं पर ही रहते थे, उनका मुख्य निवास उधर के क्षेत्र में ही आपका रहता था। Most of the Sinhala speaking peoples are Buddhist and while most of the Tamils are Hinduism and Muslim। बात करें सिन्हाला स्पीकर्स की, तो सिन्हाला स्पीकर यानी जितने भी मैक्सिमम लोग सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे, वो मैक्सिमम क्या थे? बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वहीं पर मोस्ट ऑफ द तमिल्स, तमिल की बात करें, अब जब तमिल बोला जाए तो आपको दिमाग में यही रखना है कि 18%। कितना परसेंट? 18% रखना। अब चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो, चाहे वो इंडियन तमिल हो। तो सिन्हाला की बात करें तो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले अधिकतर लोग कौन से धर्म के फॉलोअर थे? तो वो थे क्या? बुद्धिस्ट। वहीं पर तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी, हमें देखने को कभी कभी अभी डेटा में आगे वेरी करते हुए मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बताई जा रही है किसकी? रिलीजियस कंपोजिशन की। किसकी बताई जा रही है? रिलीजियस कंपोजिशन की। लैंग्वेज के बेसिस पर हमने 74%, 18% देख लिया। अब हम लोग जो रिलीजियस कंपोजिशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो सिन्हाला थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को। जबकि तमिल जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में देखने को मिल जाते हैं, मतलब हिंदू भी तमिल बोल रहा है, मुस्लिम भी बोल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो बौद्ध लोग हैं वो सिन्हाली स्पीकर्स हैं। क्या है? सिन्हाली स्पीकर्स हैं। एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। और बात करें तो 7% क्रिश्चियंस भी हैं, ये डेटा भी आपको याद रखना है। 77% क्या है? क्रिश्चियंस हैं, वो आर द बोथ तमिल्स हैं सिन्हाला। 7% ऐसे भी लोग हैं जो सिन्हाला भी हैं, तमिल्स भी हैं, और वो कौन है? क्रिश्चियन है। क्या है? क्रिश्चियन ईसाई लोग हैं। जो 7% हैं, इनकी आबादी कितनी परसेंट? 7% है जो तमिल्स भी हैं, तमिल लैंग्वेज को भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज को भी बोलते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमने 74%, जो हमने 18% डेटा दिया था, ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज था, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसमें आप 7% को कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 7% है, ये टोटल पॉपुलेशन का 7% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, यानी ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। ये धर्म का मामला है और ये लैंग्वेज का मामला है। थोड़ा सा आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने की चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो ये जो 7% दिया डेटा, जो फैक्ट फिगर दिया हुआ है, ये रिलीजियस कंपोजिशन दिया, ये जो था लैंग्वेज कंपोजिशन था। तो ये हमने देख लिया श्रीलंका का। श्रीलंका के एथनिसिटी को एक बार फिर से हम लोग जो रिवाइंड करते हैं कि 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं, और 7 ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे एथनिसिटी है, और 7% लोग की बात करें तो वो क्रिश्चियन है। ये क्या है? इससे मामला इसका अलग है, डेटा फैक्ट फिगर इससे क्या है? अलग है। 7% लोग क्रिश्चियन है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? किस धर्म को? बुद्धिज्म को, यानी बौद्धिस्ट हैं। और 18% जो तमिल हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं।
और 7% की बात करें तो वो क्या है, क्रिश्चियन है। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का हमें देखने को मिल जाता है। अब दोनों देशों की केस स्टडी को हमने देख लिया, एक हमने देखा बेल्जियम का, एक हमने देख लिया श्रीलंका का। दोनों के एथनिक कंपोजिशन को हमने जो है डिराइव कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया, अच्छे समझ लिया। अब उसके बाद एक प्रश्न आता है, जस्ट इमेजिन, समझिए, याद सोचिए थोड़ा सा, क्या हो सकता है कंडीशन कि व्हाट कुड बी हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, इस प्रकार की परिस्थिति में क्या हो सकता है। तो हो सकता है बेल्जियम की बात करें तो द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। डच कितने थे, 59%। तो कह रहा है कि वो चाहे तो कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी, जो अपने संख्यात्मक रूप से जो ज़्यादा है इसका वो फायदा ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को क्या कर सकते हैं, फोर्सली इंपोज कर सकते हैं किस पे, जो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में कौन, फ्रेंच और जर्मन। तो ये बातें कही जा रही है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की अगर बात करें तो जो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज, वो एडवांटेज को ले सकते हैं किस तरीके से, किस बेसिस पे, अपनी न्यूमेरिक मेजोरिटी के आधार पे, अपनी न्यूमेरिक मेजोरिटी के आधार पे एडवांटेज ले सकते हैं और अपने विल को, अपनी चीजों को इंपोज कर सकते हैं जो माइनॉरिटी में, कौन कौन, फ्रेंच और जर्मन। एंड दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में फिर ये क्या, कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, दोनों कम्युनिटी के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। वहीं पे दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड दिस साइड एंड बोथ दिस साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रसेल्स। दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशंस, बड़ा ही मेसी पार्टीशन ये देखने को मिल जाता है कि भाई अगर देश में कोई ज्यादा है, कंट्री में ज्यादा है, तो कैपिटल में क्या है, कम है। तो कंट्री में अगर अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास करेगा तो कैपिटल में जो ज्यादा है वो कैपिटल में अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास करेगा। अब भाई अगर पावर एक के साथ शेयर करेंगे तो वो कहेगा तुम ज्यादा हो, तो क्या इसके लिए ले रहे हो, तो हम भी तो ज्यादा हैं तो हम भी लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेसी पार्टीशन दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं बोथ दिस साइड कुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रसेल्स, दोनों साइड से, यानी कि चाहे वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन हो, दोनों की तरफ से ये क्लेम किया जा सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करेंगे ब्रसेल्स पे, यानी देश पे हमारा कंट्रोल होगा। एंड इन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में द सिन्हाला कम्युनिटीज एंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी। श्रीलंका एंजॉय भी 74%, कितने परसेंट है, यहाँ तो 59 और 40 का मामला है, यहाँ तो 74 और 18, यानी बहुत लंबा गैप है, इसमें बहुत लंबा गैप देखने को मिल जाता है। तो एंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री, और ये अपनी विल को इंटायर कंट्री पे इम्पोज कर सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में हमने, चाहे बेल्जियम की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे बेल्जियम की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, जो मेजोरिटी में है, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, अपनी विल को, अपने डिजायर को माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज कर सकती है, चाहे वो बेल्जियम की कंडीशन हो, चाहे वो श्रीलंका कंडीशन हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो किस प्रकार से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को, किस प्रकार से नीड ऑफ शेयरिंग पावर, कैसे आखिर इसको अरेंज करें कि सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट न हो। अब दोनों देशों के हमने पढ़ लिया केस स्टडी को, दोनों देशों के क्या पढ़ लिया, कंप्लीट एस्पेक्ट को, दोनों के एथनिक कंपोजिशन को, दोनों को एथनिक कंपोजिशन को, चाहे वो बेल्जियम की बात हो, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, दोनों की एथनिक कंपोजिशन को हमने डिटेल में देख लिया। क्या क्या हमने देखा, तो हमने बेल्जियम में देख लिया कि बेल्जियम में 59% लोग जो हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और बोलते हैं डच लैंग्वेज को, 40% लोग जो हैं वेलोनिया रीजन में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, 1% लोग जो हैं जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर बात करें तो ब्रसेल्स में 80% लोग जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, वहीं 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। ये इस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का। वहीं पे श्रीलंका की बात करें तो 74% लोग जो हैं सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं बुद्धिस्ट हैं। 18% लोग जो हैं तमिल स्पीकर हैं, और उस तमिल स्पीकर्स में 18% में दो सब ग्रुप हैं, एक आपका श्रीलंकन तमिल और एक आपका इंडियन तमिल। तो जो 13% है वो श्रीलंकन तमिल है, क्या है, श्रीलंकन तमिल है।
और जो 5% हैं वो इंडियन तमिल हैं, जिनके फोर फादर इंडिया से आए थे, इंडियन तमिल हैं। अब ये चीज़ें हमने देख लिया कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका में ये चीज़ें हमने देख लिया, दोनों बेल्जियम में हमने कंडीशन देख लिया। अब हमने देख लिया कि जो मेजोरिटी में है अपने विल को चाहे तो वो इम्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है? इम्पोज कर सकता है माइनॉरिटी पे। यानी कि अब दो कंडीशन, या तो पावर को शेयर किया जाएगा या तो पावर को शेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि दोनों के अब ऊपर देखा जाएगा कि किस प्रकार से अपने यहाँ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि दोनों ने अपने यहाँ की जो इस डाइवर्सिटी है, इस प्रकार की डाइवर्सिटी है, कैसे उसको हल करेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी, छोटा पॉइंट था लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर दिया गया ताकि आपको कंप्लीटली सेशन में ही याद हो जाए। सो आई होप आपको इस पूरे सेशन के सभी पॉइंट्स, सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी कंप्लीटली। आप इसको तैयार भी कर चुके होंगे सेशन के खत्म होते होते। सो इसी के साथ आज सेशन को हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस सेशन। सो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन को में हम इन दोनों देशों के जो एथनिसिटी है, कैसे उसको दोनों देशों ने हैंडल किया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।